और ये काली टोपी वालों, एरियल एंटीना वालों, खुद को बहुत इंटेलिजेंट मत समझो। तुम्हारे सारे के सारे जितने लीडर्स थे, सावरकर से लेके अभी तक, ये सारे एक नंबर के निकम्मे। उनका जो है वो मेंटली अनफिट है एक्चुअली देश में। आप लोग मेंटली अनफिट हो, सावरकर से लेके। मैं आपको बताता हूं, अगर इंटेलेक्चुअल कोई हुआ है देश के अंदर में और दुनिया में, तो वो एक ही व्यक्ति हुआ है, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और हम बाबा साहब की संतान है। हमको मालूम है कि राइट्स को, डिग्निटी को, डेवलपमेंट को कैसे मिलाया जाता है। देश के अंदर में पार्लियामेंट में रिपोर्ट पड़ी है। क्या आपको नहीं मालूम कि कितना पैसा कहां पर है, क्यों नहीं निकाल रहे आप उसको? 1% लोगों के पास पैसा है, 1,30,00,000 लोगों के पास। उसमें भी 13 लाख लोगों के पास पैसा है। मैं आपको फिगर बताता हूं, 94 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में है। 94 लाख करोड़ रुपया 2011 में स्विस बैंक एसोसिएशन ने खुद रिपोर्ट दिया और यह कहा कि हमारे बैंक में 94 लाख करोड़ रुपया है। अरे आप ये क्या 1.5 लाख करोड़ के लिए, नोट के लिए आप लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया है। 94 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में आपका। उसके बाद लाइचेस्टन, जर्मनी, कैनरी आइलैंड्स, मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर, कितना बताओ आपको टैक्स हेवेंस में आपने कहां पैसा रखा हुआ है? क्या आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मोदी क्या बेवकूफ समझ रहा है क्या लोगों को? ये 94 लाख करोड़ रुपया है और भारत में 84 लाख करोड़ रुपया है। 22.2% वर्ल्ड बैंक ने कहा, 22.7% 2010 में फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा। भारत के अर्थशास्त्री अरुण कुमार, जिन्होंने सबसे पहले भारत में इस इलिसिट इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी पर रिसर्च किया, उन्होंने आंकड़ा दिया। उनका आंकड़ा 60% ऑफ द जीडीपी, 30 लाख करोड़ से 84 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी है, का इलिसिट इकोनॉमी है। 150 लाख करोड़ का जीडीपी हो गया। 84 लाख करोड़ और 94 लाख करोड़ को अगर आप जोड़ दिया जाए तो जितना भारत का जीडीपी है 150 लाख करोड़ का, उससे ज्यादा ये पैसा है। उससे ज्यादा ये पैसा है। मंदिरों में 100 लाख करोड़ है। मैं आपसे कह रहा हूं, जब SC/ST के डेवलपमेंट की बात होती है, ओबीसी के डेवलपमेंट की बात होती है, अरे ओबीसी का तो बजट में हेड नहीं है, हेड ही नहीं बनाया। हेड ओबीसी का बजट में देश की 50% आबादी ओबीसी। मेरे भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय बजट में हेड ही नहीं है ओबीसी। ओबीसी आर हेडलेस बिकॉज दे आर फादरलेस। OBC are headless because they do not know who is their original father. Because they do not know who is their original father. अरे 16(4) कलम उठा के देखो, 340 जो है आपकी कलम, जिसको मराठी में बोलते हो, अनुच्छेद हिंदी में बोलते हो, आर्टिकल इंग्लिश में बोलते हो, उसको उठाकर देखो। और 21 फरवरी 1948 के पहले का ड्राफ्ट उठाकर देखो। बाबा साहब अंबेडकर ने 16(4) और 340 को इनकॉर्पोरेट किया। भारत का नागरिक और ओबीसी अगर किसी ने बनाया होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। इस हिस्ट्री को उठाकर देखो। पर ओबीसी का बजट में हेड नहीं बनाया। अब मैं कोशिश कर रहा हूं इस साल, मैं राष्ट्रीय बजट में ओबीसी का सेपरेट प्लान बनाने का सबसे बड़ा कोशिश कर रहा हूं। इस साल कर रहा हूं। माइनॉरिटीज को पैसा नहीं देते। 16.5 करोड़ हमारे मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट और बाकी जैन्स और क्रिश्चियंस को मिलाओ तो 18.5%। 1% पैसा नहीं। ओबीसी को आधा प्रतिशत पैसा नहीं। SC/ST को 3% पैसा नहीं। और जितना जीडीपी नहीं, उससे ज्यादा पैसा खुद के जेब में डाल दिया ब्राह्मण बनियाओं ने। ये जो है तथाकथित त्रैवर्णिक लोगों ने खुद के जेब में डाला। और जब भी बात होती है हमारे डेवलपमेंट की तो कहते बजट नहीं है। अभी मैं तुम्हारा बजट ठीक करता हूं।
अब मोदी जी आपने काम चालू किया, मेरे चार्टर के वजह से किया, मुझे मालूम है, जल्दी जल्दी करो, ये 150 लाख करोड़ रुपए का पैसा निकालो और उसमें का 25% तो SC/ST को दो, 18% माइनॉरिटी को दो और बचा हुआ 30-35% जो भी है वो OBC को पैसा दो। सब शिक्षा, शासन, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, संपत्ति ये करो और 2 साल, 3 साल, 4 साल में ऐसा प्लानिंग अगर किया जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत से गरीबी और विषमता समाप्त हो सकती है। ये करना पड़ेगा। भारत का पार्लियामेंट भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को नहीं ला रहा है। भारत का पार्लियामेंट ह्यूमन राइट्स लॉ को जो एनेक्ट किया, इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का मजाक 1993 के एक्ट से बड़ा कुछ ही नहीं हो सकता। मैं पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर बोल रहा हूं। भारत की सरकार भारत के इस पैसे को बाहर नहीं निकाल रही है। भारत के अंदर में इक्वालिटी प्लानिंग, जेंडर प्लानिंग एंड ह्यूमन राइट्स प्लानिंग, ये 3 प्लान बनने चाहिए अगर भारत के लोगों के जीवन को सुधारना है। ह्यूमन राइट्स प्लान, इक्वालिटी प्लान एंड जेंडर प्लान, ये प्लान को बनाने के लिए देश की सरकार तैयार नहीं है। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, रिस्पेक्ट के साथ, कि हमारी जुडिशरी जब इंटरप्रिटेशन करती है तो 2 जजेस कभी कुछ और कहते हैं और 5 जजेस कुछ और कहते हैं, बाद में 3 जजेस और कुछ और कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब आप पे आपत्ति आएगी, आप कुछ मत करो, मैं आपको बचाने वाला हूं। अरे कृष्ण, तू क्या लेके आया था तो क्या लेकर जाएगा? तू कब पैदा हुआ तो मरेगा, तू जन्मा ही कब था जब मरेगा। आत्मा पैदा जो है वो कभी मरती नहीं है। कौन तेरा अपना है, कौन पराया है? ऐसा जो बड़ा फिलोसॉफिकल डायलेमा गीता के अंदर में हो गया, वैसा डायलेमा कभी कभी जुडिशरी के डिसीजंस को पढ़ने के बाद नजर आता है। मैं भारत के जजेस को एडवाइस करूंगा, ह्यूमन राइट्स को पढ़िए आप। मैं एडवाइस कर रहा हूं जजेस को, और आप ये मत बोलिए कि हमको संविधान ज्यादा अच्छा समझता है। कृपया करके विनंती करके बोल रहा हूं जजेस लोगों को, जजेस लोग, मेरी रिस्पेक्ट से विनंती है कि आप ह्यूमन राइट्स को पढ़िए और कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपने बहुत पढ़ा है, ह्यूमन राइट्स को भी पढ़िए और फिर ऑर्डर लिखिए। आपके ऑर्डर सुधर जाएंगे। और ये जो है, आपको जो है बार बार ये जो इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ये करने की इतनी जरूरत नहीं रही। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। बाबा साहब अंबेडकर उसमें ह्यूमन राइट्स लाना चाहते थे, सिर्फ ये वर्डिंग उसमें एब्सेंट था। अब भारत के अंदर में किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है? यह कार्यक्रम कोई स्पीच का कार्यक्रम नहीं है, यह केवल कोई सेलिब्रेशन का कार्यक्रम नहीं है। यह भारत में अधिकार, गरिमा और डेवलपमेंट का कार्यक्रम और आंदोलन है। दुनिया में एक्चुअल जो भी आंदोलन होता है, वो आंदोलन 3 ही चीजों के लिए होता है। एक होता है राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, दूसरा होता है डिग्निटी यानी गरिमा के लिए, और तीसरा होता है डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। आंदोलन की फिलॉसफी कुछ हो सकती है, आंदोलन की टर्मिनोलॉजी कुछ हो सकती है, लेकिन आम्बेडकरिज्म से हमने यही सीखा है कि आंदोलन 3 ही चीजों के लिए होता है, राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। और ये तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ से गारंटीड होती है। अभी भारत में किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, भारत में क्या करने की जरूरत है, और ये बात को मैं समझता हूं कि सभी भारतीयों को समझना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो संस्थाएं आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पर इस बात को नहीं बोल रही है, मैं समझता हूं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन जाके फिर से रीरीड करने की जरूरत है। उनको ह्यूमन राइट्स फिर से जाके रीरीड करने की जरूरत है। भारत में ये जो विषमता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भारत की अगर कोई रियलिटी है तो वो एक ही रियलिटी है। क्या रियलिटी है? कि इंडियन सोसाइटी इज रिडन विथ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन सोसाइटी इज रिडन विथ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। भारत का समाज ये जाति
और भेदभाव से ग्रसित है। और अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फंडामेंटल राइट्स, जिन्होंने राइट्स की फिलॉसफी को पढ़ा है, राइट्स के डेवलपमेंट को पढ़ा है, वो लोग इस बात को जानते हैं, नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अगेन रिपीटिंग, नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ राइट्स। मैग्ना कार्टा के पहले, 2015 के पहले, जून 2015 के पहले, जब मैग्ना कार्टा आया ब्रिटेन में, उसके बाद जो राइट्स की थ्योरी आई, ऐसा माना गया कि बर्थ राइट होने चाहिए, नेचुरल राइट होने चाहिए। उसके बाद जब नेशन स्टेट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो नागरिकों को अधिकार होने चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, और वो अधिकार वो अपने स्टेट के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते। ये थ्योरी आई, कॉन्स्टिट्यूशन में सेटल हुआ। 1948 के बाद, 1966 के बाद इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स 1966 में जब पूरे दुनिया ने अडॉप्ट किया, उसके बाद तीसरा डेवलपमेंट हुआ राइट्स के एरा में, ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को अवेलेबल होते हैं, लोगों को नहीं होते। एक फॉरेन का नागरिक अगर भारत में आए, उसको फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट ये केवल राज्य यानी गवर्नमेंट के खिलाफ या पार्लियामेंट के खिलाफ ही आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स नागरिकों को भी गारंटीड होते हैं और सारे लोगों को गारंटीड होते हैं। और ह्यूमन राइट्स केवल स्टेट यानी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जुडिशरी पर ही एप्लीकेबल नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर, एसोसिएशन, ट्रस्ट और यहां तक कि वकीलों पर भी लागू होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में। तो राइट्स की थ्योरी में फंडामेंटल राइट्स से आगे ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में, और दुनिया के 102 देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को लाया। भारत ने इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन किया। अभी भारत में संवैधानिक अमेंडमेंट की जरूरत है। भारत के संविधान में वो करने की जरूरत है जो बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिनली करना चाहते थे 47 में। भारत के संविधान को एक्सपांड करना होगा, भारत के संविधान का विस्तार करना होगा, और भारत के संविधान को विस्तार करके भारत के संविधान के पार्ट 3 में ह्यूमन राइट्स लाना होगा, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स को लाना होगा। तभी जाकर हमें जो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रेमेडी मिलेगी। कैसे रेमेडी मिलेगी, मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण देता हूं। मजे की बात देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं अपने पार्लियामेंट को पिटीशन नहीं कर सकता, मैं अपने जुडिशरी के खिलाफ पिटीशन नहीं कर सकता। दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। दूसरा उदाहरण बताओ, अगर कलेक्टर मुझे राशन कार्ड नहीं दे रहा है तो मैं उसको पिटीशन नहीं कर सकता। मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं लेकिन मैं पिटीशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मैं पिटीशन कर सकता हूं, और सेक्शन 8 और शेड्यूल 24 के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है उसको छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन देना, यह हर अथॉरिटी को बाइंडिंग है। यानी राष्ट्रपति कार्यालय मुझे इंफॉर्मेशन देगा, प्रधानमंत्री कार्यालय इंफॉर्मेशन देगा, पार्लियामेंट मुझे इंफॉर्मेशन देगा। मजे की बात बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे इंफॉर्मेशन देने का जो है वो कंपल्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। अगर किसी ने यूज नहीं किया होगा तो कर लेना, लेकिन कंटेम्प्ट को बचा के करना, दैट इज एन आर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं मैंने लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपको डर लगता है काले कोट से, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं ब्लू कोट पहन लिया हूं। ये ब्लू कोट वाले, ऐसे ब्लू टाई वाले, वो किसी को नहीं डरते। ये ब्लू कोट, ब्लू टाई, ब्लू टोपी और ब्लू फ्लैग, यही है दुनिया में जो इंसानियत को लिबरेट करेगा। इसके आगे सारे फ्लैग फीके, इसलिए हमको डर नहीं लगता।